आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, श्रद्धा वालकर केस। लेकिन ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। असल में ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक टॉक्सिक, एक जहरीला रिश्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं। तो ये कहानी है श्रद्धा वालकर की, मुंबई की एक 27 साल की लड़की, बिल्कुल हम और आप जैसे लोगों की तरह, जो अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते और अपने भविष्य को लेकर सपने देख रही थी। सब कुछ शुरू हुआ 2019 में। श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में आफताब पूनावाला से मिली। जल्द ही परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया, एक लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन 2020 आते आते कहानी बदलने लगी। दोस्तों के मुताबिक दोनों में लगातार झगड़े और यहाँ तक कि मारपीट भी होने लगी थी। फिर 2022 की शुरुआत में दोनों ने एक तथाकथित नई शुरुआत के लिए दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। पर यह नई शुरुआत असल में एक बहुत ही अंधेरे मोड़ की तरफ जा रही थी। आइए उन खतरे के संकेतों यानी रेड फ्लैग्स पर नजर डालते हैं जिन्हें शायद अनदेखा कर दिया गया। दोस्तों ने बताया कि इस रिश्ते में दिक्कतें शुरू से थीं। लगातार झगड़े होते थे। आफताब का बर्ताव बहुत ज्यादा पॉजेसिव था, मतलब वो हर चीज पर अपना हक जमाता था। बात सिर्फ जुबानी बहस तक नहीं रुकी, कई बार मारपीट तक भी पहुंच गई। श्रद्धा ने कई बार इस रिश्ते से निकलने की कोशिश भी की, पर शायद परिवार से सपोर्ट न मिलने की वजह से वो अकेली पड़ गई थी। और जानते हैं सबसे दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? श्रद्धा के दोस्तों ने बाद में कहा, उसे हमेशा उम्मीद रहती थी कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये एक लाइन, बस एक लाइन, उस पूरी इमोशनल उलझन को बयां कर देती है जिसमें वो शायद फंसी हुई थी। तो इसी उम्मीद के सहारे वो लोग दिल्ली आ गए, मेहरौली में। पर नया शहर कोई नई शुरुआत नहीं लाया, बल्कि ये एक भयानक अंत की शुरुआत थी। दिल्ली आने के बाद भी हालात जस के तस थे। वही झगड़े, वही तेज आवाजें। आस पड़ोस के लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने ये सब सुना था, पर अफसोस किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। और फिर वो दिन आया, 18 मई 2022। एक और बहस हुई, और उसी बहस के दौरान आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली हैवानियत तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, हत्या करने के ठीक अगले दिन वो बाजार जाता है और एक 300 लीटर का फ्रिज खरीद लाता है। क्यों? क्योंकि उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े कर दिए थे और उससे उन्हें कहीं रखना था। अगले 3 हफ्तों तक हर रात वो चुपचाप मेहरौली के जंगल में जाता और एक एक करके उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता। और दिन में वो श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाता था, ये दिखाने के लिए कि सब नॉर्मल है। वो दोस्तों से बातें कर रहा था, खाना ऑर्डर कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। ये कितना अजीब है ना? एक ही इंसान की 2 जिंदगियां। एक तरफ वो दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, ऑनलाइन खाना, दोस्तों से चैट, और दूसरी तरफ उसी घर के अंदर एक भयानक सच छिपा था। वो अपनी ही पार्टनर के शरीर के टुकड़ों के साथ रह रहा था, उसकी हत्या को छुपा रहा था। 3 हफ्ते, सोचिए, पूरे 21 दिन। इतने दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा, ये पूरी साजिश, सबूत मिटाने का ये घिनौना खेल। तो सवाल ये उठता है कि इतना शातिर प्लान आखिर फेल कैसे हुआ? ये सच दुनिया के सामने आया कैसे? चलिए इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब श्रद्धा के पिता परेशान हो जाते हैं। हफ्तों से बेटी से कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने काम शुरू किया। मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन सब खंगाले गए। जब आफताब से पूछताछ हुई तो वो बार बार अपने बयान बदलने लगा, और बस पुलिस का शक गहरा गया। आखिरकार वो टूट गया और सब कुछ उगल दिया। और जो सबसे बड़ा सबूत मिला वो था जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए, जो श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया। इसके बाद तो सबूतों की झड़ी लग गई। जंगल से हड्डियां और जबड़ा मिला, फ्लैट में खून के धब्बे मिले, वो औजार मिले जिनसे ये सब किया गया था। यहाँ तक कि देर रात की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स ने भी आफताब के खिलाफ केस को बिल्कुल पक्का कर दिया। जब ये खबर बाहर आई तो सच कहूं तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा था। तो इसका समाज पर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। कानूनी तौर पर आफताब पर 2 मुख्य चार्ज लगाए गए। पहला,
आईपीसी सेक्शन 302 यानी सीधा सीधा मर्डर का चार्ज, और दूसरा सेक्शन 201 जो सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये केस सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह गया। इसने हम सबको मजबूर किया कि हम कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करें, जैसे कि आजकल के रिश्ते, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल हेल्थ और सबसे बढ़कर घरेलू हिंसा। और अब आखिर में कुछ सवाल, ऐसे सवाल जो ये केस हमारे और आपके लिए छोड़ गया है। वो खामोशी जो मौत का कारण बन जाती है, और वो सवाल जिनका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये रिश्ता इतना जहरीला, इतना खतरनाक कैसे बन गया कि किसी ने बीच बचा भी नहीं किया? और ये सवाल हम सबके लिए है कि क्यों किसी के लिए एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है, और क्यों हम जो बाहर से सब देख रहे होते हैं दखल देने से इतना हिचकिचाते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई सिखाती है कि खतरा हमेशा बाहर से, किसी अनजान शख्स से नहीं आता। कई बार वो हमारे सबसे करीब होता है, उन लोगों के रूप में जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब हम किसी की मुस्कुराती हुई फोटो देखें तो शायद हमें याद रखना चाहिए कि उस मुस्कान के पीछे महीनों का डर, दर्द और एक लंबी लड़ाई छिपी हो सकती है। इसलिए उन रेड फ्लैग्स को, उन खतरे के संकेतों को कभी नज़रअंदाज ना करें।